नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। राजन जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थाईलैंड में आपकी वेकेशन बहुत एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ में। बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है, बड़ी मेहरबानी। आप लोग सब यहाँ ठीक हैं? हम सी ठीक हैं जी। हम आपको बड़ा मिस करते हैं यहाँ पर भी, इंडिया में। अब देखते हैं, जल्दी उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो 2026 में तो मुझे आना ही आना है। क्यों जी? वो तो आपने वो तो आपने आना ही आना है जी। आपके बगैर वो काम होना भी नहीं है। बस तो वीज़ा आपने दिलाना है, वीज़ा आपने दिलाना है। वो हम पूरी अभी से कोशिश कर लेंगे। अच्छा, जी, अपना आज का जो मौजू है, जो विषय हमने आज का है ना, कि हम देखो सब कॉन्टिनेंट में हम दोनों ही जो मुल्क हैं, भारत और पाकिस्तान, ये हम लोग विक्टिम है वेस्टर्न जो इंटरफेरेंस है हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लगातार मुसलसल जो है वो होती है। कई बार दिख जाती है, कई बार नहीं दिखती है। कई बार क्या है, उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो डी क्लासीफाई होते हैं, तो पता लगता है कि कब उन्होंने क्या किया था। मिसाल के तौर पर इंडिया में जैसे केजीबी की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पहले रही, तो मित्रों करके उनका एक एजेंट था। बाद में उसने एक किताब लिखी, उसने उसने इस चीज़ को पूरा कंसीड किया है कि हाँ, कौन कौन से मरले पे हम यहाँ पर जो है किस प्रकार से हम लोग जो है मैनिपुलेट करते थे। तो बहुत सी चीज़ें उसी हैं जो दिखती नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में भारत में एक जो इलेक्शन दिल्ली का हुआ, उसमें यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर पहले रहे 10 साल तक, मिस्टर केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से वाइप आउट हो गई। तो उसकी एक मिसाल देकर के किस प्रकार से वेस्टर्न एजेंसीज जो हैं यहाँ पर इंटरफेयर करती हैं, और पाकिस्तान में किस प्रकार से उनकी इंटरफेरेंस हुई, आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तो हाँ, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जरा पहले पाकिस्तान का बताएं कि किस प्रकार से उन्होंने है ना इंटरफेयर किया, और उसका उसके जो नतीजे थे वो बाद में किस प्रकार से आवाम के ऊपर या मुल्क के ऊपर या बाकी पॉलिसीज के ऊपर उसके नतीजे कैसे रहे। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बुनियादी सवाल है कि हम दोनों मुल्कों ने आज़ादी तो हासिल की। अब आज़ादी की भी डेट जो है वो बड़ा मुश्किल है। क्या 14-15 अगस्त को हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे? नहीं, तब ये इंडिपेंडेंट डोमिनियन थे। हिंदुस्तान आज़ाद उस दिन हुआ जब ये रिपब्लिक बना पूरी तरह से, और अंग्रेज़ों की जो डायरेक्ट हुकूमत थी वो यहाँ पे ख़त्म हुई। और पाकिस्तान टेक्निकली 23 मार्च 1956 को जब रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ, तो पाकिस्तान को कहा गया कि ये भी अब एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन इंडिया के बरक्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने खुद मार्केट करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान को ये वेस्टर्न पावर्स के आगे। और ये 1946 से शुरू करके 1951 में जाके इनकी बात अमेरिका के वहां पे इनकी बात अ, इनकी सुनाई हुई। और एक दौर आया जब कहा जाता था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट एलाइड एलाई ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान ने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर किया था, अमेरिकन ने कभी कंफर्म नहीं किया। लेकिन मुझे ये अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन में अमेरिका और बरतानिया दोनों का अपना एक पूरी पावरफुल लॉबी होती है जो बड़ा लीडिंग रोल प्ले करती है इलेक्शन रिजल्ट में। ये नहीं कि हर इलेक्शन को वो रिग करवाते हैं, लेकिन किस कैंडिडेट को आगे आना है, किसको प्रमोट करना है, वो सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान में वेल नोन है। आपके यहाँ ये शायद एक नई चीज है या शायद इतनी कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, मुझे याद है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक मेरी किताब है स्टेट नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, तो कुछ ये
खालिस्तानी आए हुए थे स्टॉकहोम, और इन्होंने शराब पी के कहा कि देखें, हमें तो प्रेसिडेंट वो क्या कहते थे, रेगन ने ओवल ऑफिस में के कहा, बुला के ऐसे हाथ पे रख के कहा था कि बॉयज डोंट वरी, वी आर विथ यू। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरेन पावर्स, खासतौर पे वेस्टर्न, अब सोवियत यूनियन तो हो गया खत्म, उसकी भी यहाँ पे जाहिर है पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती थी, और शायद अब भी होती होगी, लेकिन अमेरिका को तो पाकिस्तान ने खुद अडॉप्ट किया था, और जिस जिसने अमेरिका को अपोज किया उसके साथ बुरा हाल भी हुआ। भुट्टो साहब एक एग्जाम्पल है। और बाद में कहा जाता है, प्रूफ नहीं है, कि जब ये सो कॉल्ड अफगान जिहाद खत्म हो गया तो जनरल जिया उस जिहाद को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन सोवियत यूनियन और यूएसए की एग्रीमेंट हो गई थी कि इससे आगे नहीं हमने बढ़ने देना। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जिया का जो ये जहाज गिरा है, इसमें भी एक फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है। अब जाहिर है इन चीजों का प्रूफ जब ये डिक्लासिफाई भी होते हैं तो इस किस्म की बातें कोई नहीं बताता कि हमने पूरा एक वो क्या कहते हैं, एक प्रेसिडेंट को ही मार दिया या कुछ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हर मौके पे रही है, बल्कि बरतानवी भी रही है और आज तक है। बिल्कुल ऐसा है जी कि वो करते हैं, हम करवाते हैं। तो मैंने, मेरा एक इस मुताल्लिक एक शेर है कि माना के दागदार है दामन तुम्हारा, वाह वाह। हमने माना के दागदार है दामन तुम्हारा, हमने भी गिरेबां में झांका नहीं है। हमने भी, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल गिरेबां ऐसी में बात। झांका नहीं है, वो जी करते हैं, हम करवाते हैं। क्योंकि आज तक भी जो एक गोरी चमड़ी का इन्फ्लुएंस हमारे सिर पे चढ़ा हुआ है ना जी, जी कि जी। जैसे जैसे 200 साल तक उन्होंने हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट पे, तो बेशक। हमारे लोग, जिस हमने तो किताबों में पढ़ा है कि जिस सड़क से गोरा साहब गुजर जाता था, वहां पे जो हमारे हिंदुस्तानी थे वो सिर को इस तरह से झुका करके अदब से खड़े रहते थे कि उनकी नजरों से नजरें भी मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। इस प्रकार का उन्होंने अपना यहाँ पर एक जो औरा ये बनाया बात हुआ था। दुरुस्त है। जी जी। हाँ, आज भी हम हमारे में अपने में इत्मीनान इतना नहीं है, कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि हम तो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। दुनिया को डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर हमारे 16 महाजनपद से, जब दुनिया को डेमोक्रेसी पता ही नहीं थी, ये जहालत में थे, यूरोप जहालत में था उस वक्त। तो हमारे यहाँ पर तो जो है, जो गंधारा और बाकी की सब जो महाजनपद थे, वो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से आवाम को साथ में लेकर उनकी मर्जी के हिसाब से सरकारें बननी चाहिए। तो ये जो चीजें हमारी बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, लेकिन बीच का एक ऐसा दौर आ गया कि उसने हमारे जो जहन है उनके ऊपर इस प्रकार से कालख जो रख दी है कि आज भी गोरा जो हमको बताता है, हमको सर्टिफिकेट चाहिए उनसे। आज मान लीजिए कि जैसे पैरामीटर्स हैं भाई, हमारे यहाँ पर गरीबी का पैरामीटर क्या है, या हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स जो पैरामीटर क्या है, उसके लिए भी हम गोरों की तरफ देखते हैं कि वो हमको सर्टिफाई करें। ठीक है, हमको हमारी अपनी एजेंसीज जो हैं उनके ऊपर इतना एतमाद नहीं है, हम उनकी तरफ देखने जाते हैं। अभी भारत में एक जो मैंने इलेक्शन का भी हवाला दिया ना, तो जो दिल्ली का इलेक्शन हुआ, केजरीवाल साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी, ये बहुत बड़ा एक केस स्टडी है। जिस जिस सोशलिज्म और कम्युनिज्म के खिलाफ वेस्ट मुसलसल, देखो पहले लड़ते रहे वो लोग, 1917 में बोल्शेविक हुई तो सेकंड वर्ल्ड वार तक वो लड़े, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि उनको साथ चाहिए था सोवियत का, तो एक ऐसा अरसा आया कि वो साथ में उनके मिल गए। उसके बाद में जिस दिन 1945 में हिटलर की जो है वो सुसाइड होती है, उसके बाद से वापस से वो उनका पूरा एजेंडा जो था वो यूएसएसआर को कंटेन करने में लग गया। तो पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि उन्होंने जो फिल्में भी बनाई है ना, वो रैम्बो वगैरह, उसमें भी उन्होंने जो विलेन थे वो सोवियत जो रशिया के विलन उन्होंने उसमें दिखाए हैं। मतलब इतना उनका प्रोपोगंडा पूरी दुनिया में चल रहा था।
मगर एक बात आयरनी देखिए कितनी बड़ी है कि जिस कम्युनिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ वो लड़ते रहे, हमारे सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने उसी आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया है और यहाँ पर अपनी एजेंसीज जो फ्रंट लाइन एजेंसी हैं उनकी, उनके मार्फत से यहाँ पर कितने भी यहाँ पर अब हाल ही में पिछले 10-15 साल का मैं आपको एक एक प्रोटेस्ट जो है एजिटेशन है वो बता सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने उसको इग्नाइट किया, उसको फीड किया, उसको फंड किया। ये अपने जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल। अभी बात आती है जी आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी तो उनकी सोशलिज्म की थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको आइडियोलॉजी के ऊपर दो और एग्जांपल दूंगा। एक लोग ऐसे होते हैं जो आइडियोलॉजी को पूरी जिंदगी जीते हैं, मतलब उस जो भी आइडियोलॉजी है, हो सकता है किसी की कोई खास आइडियोलॉजी है हमको ना पसंद हो, लेकिन उन्होंने अगर उसको अडॉप्ट किया तो पूरी जिंदगी उस आइडियोलॉजी के साथ में जिएंगे। जी, और जी, बिल्कुल। एक किस्म के लोग हैं जो आइडियोलॉजी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अपने दूसरे जो उनके एजेंडाज हैं उसको प्रमोट करने के लिए। मैं आपको सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का एक एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े, पहले तो वो लेबर लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, मुंबई से थे और बड़ा उन्होंने इमरजेंसी में भी बहुत काम किया, मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ डट के काम किया। बाद में जेल से 1977 में जब यहाँ पर इलेक्शन इंदिरा ने अनाउंस किए ना इमरजेंसी के बाद में, जेल से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने जीते। उनका मैं एक बार मेरे को ऐसा मौका मिला मुंबई में, उनके एक यूनियन थी यहाँ पे टैक्सी मैन की, शरद राव थे, तो उनके साथ उनके घर पे, जॉर्ज साहब का घर पे जाने का, एक कमरा, सिर्फ एक कमरा, और वो कमरा जो है छोटा सा, ये उनका एक प्रॉपर्टी थी। बाद में दो 1900 जो 98-99 में वाजपेयी साहब की सरकार बनी दिल्ली में ना, उसमें वो मिनिस्टर भी रहे जॉर्ज साहब। उनकी मिनिस्ट्री का और लोगों ने शायद फायदा उठाया होगा, मगर उसने जिंदगी में नहीं, जो आइडियोलॉजी को अगर उसने, उस बंदे ने जिया। इस प्रकार के बड़े एग्जाम्पल हैं। मैं हाँ, समय बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल। जिन्होंने आइडियोलॉजी को जिया है कि जी, अगर वो सोशलिस्ट हैं तो उन्होंने अब पूरा सोशलिज्म को जो है अपनी जिंदगी में भी अडॉप्ट किया है। एक जी, तो ये एग्जांपल हो गई। एक एग्जांपल जो अभी रिसेंट है, ये अपने अरविंद केजरीवाल साहब की है। जी, इन्होंने आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया, इन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया। अभी 2010-11 की बात है कि जब पूरी दुनिया में हमारे खास करके जो वेस्ट एशिया है वहां पर अरब स्प्रिंग शुरू हुई। अरब स्प्रिंग में वेस्टर्न पावर्स कुछ वहां पर जो पावर गेम खेल रही थी, जिसमें वो चाहती थी कि सत्ता परिवर्तन, मतलब जो वहां के रिजीम्स हैं उनमें चेंज आए। तो मास मूवमेंट्स उन्होंने वहां पर फंड की। दो चीजों से मास मूवमेंट हमेशा चलती है, एक आइडियोलॉजी होती है, दूसरी फंडिंग होती है। तो कोई ना कोई आइडियोलॉग खड़ा कर दिया जाता है और उसको बाद में पीछे से फंडिंग की जाती है। तो उन्होंने वहां पर काम करना। उसी दौरान हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर अन्ना हजारे साहब, मतलब वो जो वाकई में जिनको कहते हैं कि उन्होंने भी समाज की सेवा को अडॉप्ट किया, सादे एकदम। उन्होंने यहाँ पर एक लोकपाल मूवमेंट शुरू की थी। लोकपाल मूवमेंट में ये था कि इतनी करप्शन जो है, इतनी करप्शन तो मतलब देखिए ना कि वो मैं कहता हूँ हमेशा ही कि सब कॉन्टिनेंटल जो है मिलाइज है, बहुत ज्यादा करप्शन, और उसमें आम आदमी बहुत ज्यादा जो है तंग होता है। तो उन्होंने कहा कि जो एक लोकपाल, जो करप्शन के केस हैं, वो लोकपाल जो होगा एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस जो अथॉरिटी होगी उसके पास जाएगा। और वो बहुत अच्छी मूवमेंट चली हिंदुस्तान के हर रोशन ख्याल आदमी ने। मतलब ये था कि अब जैसे हम सोशली एक्टिव हैं तो हमारे जैसे लोगों ने भी उनको पूरी सपोर्ट की, अन्ना हजारे ने, कि हाँ यार, कि कोई बंदा अगर बाहर निकला है सड़क के ऊपर तो उसकी पूरी तरह से सपोर्ट। उनके कई प्रोग्राम जो मुंबई में भी हुए ना, उसमें भी हमारे जैसे लोगों ने लग करके उसको कामयाब करने की कोशिश की। अब जो वेस्ट में लोग बैठे थे उन्होंने इसका, ये मूवमेंट का जो पोटेंशियल था वो पूरी तरह से भांप लिया था। इसमें उन्होंने अपने बंदे घुसाने शुरू कर दिए। अब उसमें से एक अरविंद केजरीवाल भी था। अब इसकी थोड़ी बैकग्राउंड देखिए कि ये बंदा पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर बना, कुछ साल टाटा में जॉब किया, उसके बाद में मदर टेरेसा
कि कलकत्ता का जो मिशनरी ऑफ चैरिटीज था उसमें जो इसने काम किया, उसमें जाकर के इसने किस प्रकार से एनजीओ काम करते हैं उसको बहुत करीब से देखा। उसके बाद में फिर उसने आईआरएस किया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और फिर असिस्टेंट कमिश्नर या कोई इनकम टैक्स में करके ये 2006 में इसने रिटायरमेंट ली। उससे पहले पहले बड़े इसने एनजीओ बना लिए थे, और 2006 में मैगासे से इसको जो है वो प्राइज मिला। मैगासेसे का आप देखो, जब भी फिलीपीन से वो जो है वो प्राइज दिया जाता है। अब गरीब मुल्क है फिलीपीन, मुझे बताइए वो इस प्रकार के जो प्राइजेस हैं उसके पूरे स्टेचर के साथ में जो इट्स नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द एंटायर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्टेचर ऑफ फिलीपींस, तो वो देता है। और सब कॉन्टिनेंट में भी पता नहीं पाकिस्तान में किसी को मिला कि नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत से लोगों को मिला। अब केजरीवाल को 2006 में दे दिया गया, उसका कारण था कि उसको पॉपुलराइज कराना था। वही बात है कि गोरे ने प्राइज दिया है तो आदमी का स्टेचर बढ़ जाता है। अब वो प्राइज उसको मिल गया। उसके बाद में वो अन्ना की मूवमेंट में चला गया। अन्ना की मूवमेंट में जाने के बाद में उसने कस्में खाई थी। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो दिखाता ही दिखाता, सोशल मीडिया में हर चीज मिल जाती है। उसने कस्में खाई थी कि मैं जिंदगी में सियासत में, राजनीति में जो है एंटर नहीं होऊंगा, मैं समाज का काम कर रहा हूं, मैं समाज में काम करता रहूंगा। लेकिन वो सियासत में आया भी। फिर उसने एक कसम अपने बच्चों की खाई कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में कभी भी अलायंस नहीं करूंगा। वो भी उसने बाद में किया जब उसको जरूरत पड़ी। फिर उसने कैमरे के ऊपर कहा कि मैं अगर सियासत में आया हूं तो मैं एक प्रकार की जो है मिसाल जो है एक मैं बना के दूंगा लोगों को कि एक सियासतदान को होना कैसे चाहिए। तो बोला है कि नहीं, 2 कमरे का घर बहुत है आपको, तो 2 कमरे के घर में आप अगर गुजारा कर सकते हो तो आपको बंगले में रहने की जरूरत क्या है। इतने इतने बड़े बंगले जो है ये सब वजीरों ने, मिनिस्टर्स ने जो ऑक्यूपाई कर रखे हैं, इनको खाली करने चाहिए। फिर उसने कहा कि गाड़ियों का काफिला ले जाने की जरूरत क्या है। आप कहते हो कि भैया आप तो अवाम के खिदमतगार हो, तो आप अवाम के बीच में रहो, छोटी गाड़ी में जाओ, आप कुछ बड़ी गाड़ियां ले जाने की जरूरत क्या है। ये सारे प्रोमिस जो उसने किए थे सारे एक एक करके उसने तोड़े। वो पॉलिटिक्स में भी आया, उसने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस भी किया, गाड़ियां भी बाद में उसने काफिला रखा, और जो घर उसने अपने लिए बनवाया, जो वो दिल्ली का वजीर आला था, चीफ मिनिस्टर, मैं आपको बता नहीं सकता। शीश में बाद में क्या पॉलिटिकल पार्टियों ने जब कैंपेन की तो उन्होंने तो उसका घर का जो है वो कहता है पूरी तरह से स्कैनिंग करके दिखाया, देखो ये बाथरूम है, इसके ऊपर इसने इतने लाख रुपए लगाया था, ये इसका फ्लोरिंग। हाँ, तो पूरी तरह से पंजाबी में कहते हैं कि वो टांके जड़े वो धेर के रख देते। तो वो सारा जो है वो इन्होंने ये उसको। वैसे इस किस्म की करप्शन हमारी सोसाइटीज में इतनी वाइड स्प्रेड क्यों है, मुझे तो समझ नहीं आती। और बहुत है। आपने ये एग्जाम्पल दिया है, पाकिस्तान में पता नहीं कितने ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। अभी भी हिंदुस्तान बाय कंपैरिजन पाकिस्तान से जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतना इतना करप्ट नहीं है। यानी कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पर्सनल वेल्थ कोई नहीं है, और वो भी आइडियोलॉजिकल आदमी है। ठीक है, वो दूसरी बात है कि उनकी आइडियोलॉजी से मैं एग्री करूं या ना करूं, लेकिन पर्सनल इंटेग्रिटी भी तो एक चीज होती है ना। लेकिन जो लोग करप्ट हो जाएं, वो फिर, अब आप बता रहे हैं कि घर भी बहुत बड़ा जबरदस्त बना लिया। शीशमहल जी, उसको शीशमहल कहते हैं, उनके घर को तौबा, तौबा। शीशमहल कहते हैं। 100 करोड़ से ऊपर की उसमें उसने लगा दी। तो वो अच्छा, इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता कि ये पैसे कहां से आए हैं? लगे केस चले हैं जी, इस वक्त वो गिरफ्तार भी हो गए पिछले 2024 में। वो वाइल ही वाज सीएम, वो गिरफ्तार क्यों हुए कि इन्होंने देखिए कि इनके काम करने के बड़े इंजीनियस तरीके होते हैं ना, ये जो पीछे से प्रॉप अप होते हैं ना एजेंसियों से। पहले तो क्या हुआ कि जब इसको उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में या इवन पाकिस्तान में मैंने देखा जो फ्री बीज कल्चर है ना, वेलफेयरिज्म, इसको बहुत गलत तरीके से जो सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक। है ना, बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए सारी चीजें आती हैं। उस बंदे ने एक चीज देखी दिल्ली में कि दिल्ली बड़ी स्मॉल स्टेट है। एक्चुअली देखा जाए तो पूरी स्टेटहुड है भी नहीं दिल्ली का, क्योंकि काफी चीजें जो है ना वो सेंटर के अख्तियार में आती हैं।
दिल्ली मैं की समझ पॉलिसी गया हूँ। सेंटर के अख्तियार में है। इसने दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेट इसलिए किया, दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है वो मरकज है नॉर्थ इंडिया के सारे ट्रेड का, और वहां पर टैक्स जनरेशन जो होती है बड़ी ट्रमेंडस वहां की टैक्स जनरेशन है। और बेशक। हाँ, ये जब दिल्ली में इसने इलेक्शन जीता, उससे पहले दिल्ली में मुसलसल शीला दीक्षित कांग्रेस की एक सीएम थी, उनकी सरकार थी, बड़ी करप्ट सरकार रही बहुत। उसी के दरमियान जो CWG हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ दिल्ली में, उसमें हजारों करोड़ का घपला उसमें हुआ वो चीज में। मगर एक चीज हो जाती है कि सियासतदान करप्शन करता है, मगर वो डिलीवर करता है ना तो लोग खुश होते हैं। अभी अभी देखिए ना कि अभी मान लो कि कहीं पर भी एक फ्लाईओवर बनता है, 1000 करोड़ का उसका कॉस्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर उन्होंने 1200 करोड़ कर दिया अगर, तो 200 करोड़ रुपया में 100 करोड़ सियासतदान ले गया, 100 कॉन्ट्रैक्टर को अलग मिल गया। कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह बहुत खुश है, सियासतदान अपनी जगह खुश है, और लोग सबसे ज्यादा इसलिए खुश हैं, वो कहते हैं यार हमें क्या पता कितने का, हमें तो फ्लाईओवर मिल गया ना, हमारा हाँ ट्रैफिक ठीक जैसे है। जो होता था, है ना। तो इस तरह से दिल्ली में अवाम शीला दीक्षित से जो उसने डिलीवरी की, जो उसने वहां पर इंफ्रा क्रिएट किया, उससे बड़ा खुश था। केजरीवाल ने एक चीज डिड्यूस कर ली कि दिल्ली की जो रेवेन्यू है, अब मुझे इंफ्रा में खर्चने की जरूरत नहीं है। जब मैं अगर सीएम बन जाता हूं, क्योंकि बहुत से काम हो चुका है, रोड्स बन चुकी हैं, फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, अंडरपासेस बन चुके हैं, तो मैं आने वाले 5-10 साल अगर इस रेवेन्यू को वेलफेयरिज्म में अगर इस्तेमाल करूं, तो मैं अपने आप को नेशनल स्टेटस के ऊपर मैं कैटापुल्ट कर सकता हूं। ये पूरी उसकी पॉलिसी थी, और बड़ी सीधी बात है कि पीछे लोग थे, वो प्रूव भी होता है कैसे भी। जैसे देखिए कि CIA डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता, उन्होंने वहां पे जो एनजीओ है, फोर्ड फाउंडेशन है, रॉकफेलर है, कई बार कार्नेजी, ये सारी इन इंस्टीट्यूशन, इन एनजीओ के माध्यम से ही उनकी फंडिंग होती है। और ये बात साबित है कि केजरीवाल जब एनजीओ चलाता था, ये सारी जो एनजीओ का जिनका मैंने नाम लिया, उनके साथ उसका राब्ता था, और वहां से उसकी फंडिंग आती थी। अब जब ये 2014-15 का, दिल्ली में 15 का इसने इलेक्शन जीता, तो इसने क्या किया, सबसे पहले जीतने के लिए दो चीजें इसने कहा भी मैं बिजली पूरी फ्री कर 300 यूनिट तक फ्री कर दूंगा, पानी मैं फ्री कर दूंगा। अब आप एक चीज देखिए कि मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा हैरोल्ड विल्सन का। हैरोल्ड विल्सन 2 बार 3 बार ब्रिटेन के जो है प्राइम मिनिस्टर रहे, 60s में भी रहे, 70s में भी रहे। एक बार उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम सोच रहे हैं कि अपने अवाम को हम जो आंखों का चश्मा है ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखे उसकी स्टेटमेंट खत्म हुई नहीं, सामने से अपोजिशन खड़ी हो गई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले बताइए तो पैसा कहां से लाओगे, और दूसरी बात, अगर एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम से आप डाइवर्ट करोगे तो कौन सी स्कीम्स हैं जो अफेक्टेड होंगी। तो उन्होंने स्टेटमेंट हाथ जोड़ के वापस ले ली, बोला नहीं मेरे से गलती हो गई है। जो मेच्योर डेमोक्रेसीज हैं वहां पर वेलफेयरिज्म के ऊपर डिबेट्स होती हैं, ये बात पे क्वेश्चन खड़े किए जाते हैं कि अगर आपने हमको कुछ देना है तो उसका सोर्स क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोगों में इतनी जो है वो कुव्वत नहीं है, इतनी मैं नहीं समझता कि अवाम पूछता है, वो कहता है ठीक है मेरे को बिजली फ्री मिल गई ना मैं खुश हूं, मुझे पानी फ्री मिल गया मैं खुश हूं। ये ही सेम फिनोमिना श्रीलंका में भी पॉलिटिशियंस ने किया था, और हमारे सामने एग्जांपल है, वो कंट्री जो है बैंकरप्ट हो गया। अब जब आप बैंकरप्ट हो जाते हो ना, फिर बड़ी चीजों पे आपको समझौते करने पड़ते हैं। आपको अच्छा, आपकी सब पाकिस्तान में ये है कि इन्होंने वेलफेयर पे कुछ नहीं खर्चा, अपनी जेबें भर ली हैं। नहीं उधर सारे का जितने भी हैं ना, सारी रूल डीप स्टेट ने भी और पॉलिटिशियंस ने भी। कभी आप नवाज शरीफ का घर तो आके देखें। जी इट इज एम्बेरसिंग कि इतने गरीब मुल्क में जी अपना पता नहीं कितने हजार एकड़ पे उसका घर है। यानी इट्स ऑब्सीन टू सी दैट। हाँ और सर, यही हरकतें ये सब करते हैं। पता नहीं हमारे यहाँ अवाम फिर इनके साथ कैसे आ जाते हैं। मैं आपको कम वही से बता कम केजरीवाल ने तो लोगों को डिपेंडेंट कर दिया ना, फ्री पानी दे के। और हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होता।
लूट मार भी चल रही होती है और ये सारा सिलसिला भी हो रहा होता है। तो इंडिया में जो मुझे समझ आ रही है कि जो रेवेन्यू दिल्ली के बहुत ज्यादा थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पानी दिया गया, ये आप कह रहे हैं? जी। मैं पाकिस्तान का आपने जिक्र किया तो मैं पाकिस्तान का थोड़ा मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। वहाँ पैराडाइम क्या हुआ है कि उन्होंने हर सियासतदान से करप्शन करवाई, ठीक है, और बहुत सी डील जो बाहर से आई, मैक्सिमम जो करप्शन होती है ना, जो ओवरसीज होती है, वो होती है वेपन्स की डील में। तो उनको जो कमीशंस दी गई, वो कमीशन उन्होंने वहीं पर इन्वेस्ट करवा ऐसे ही के, हुआ है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वही रखी। उनकी कमीशन जो थी वो मान लीजिए कि स्विट्जरलैंड में है, यूएसए में उनकी असेट्स हैं, हमारा उनकी। एक बंदा है, मलिक रियाज, एक क्लर्क था। जी। वो इतना बड़ा ये माफिया का बॉस बना, उसने कई बैरियर टाउन बनाए, ये किया वो किया। अब वो शायद ये कतर में या किसी और ये मिडिल ईस्टर्न मुल्क में है, ये उसके ऊपर केस चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम केस चलाओगे तो सबको मैं फंसा दूंगा, लिहाजा जी। ये जी। प्रॉब्लम हो गया है। बिल्कुल, वो हमाम में सब नंगे हैं ना जी उनके। जी जी। तो अच्छा, अभी उधर क्या है कि यहाँ भी हुआ था पहले, काफी समय पहले, कि अपने लोगों के भी बहुत से जो असेट्स हैं उन्होंने स्विट्जरलैंड में रखे हुए थे। अच्छा, होता क्या है कि जब आपका जो पूरे का पूरा आपकी जो असेट्स हैं वो उनके हाथ में है, फिर वो आपको आर्म ट्विस्टिंग करते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे ही है, पाकिस्तान में ऐसे ही, था। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और थोड़े से पॉलिटिकल मैकेनिज्म भी होते हैं। अभी जैसे अपना जनरल परवेज आए, और उस वक्त तो तय था कि नवाज को तो उन्होंने जो है वो फारग कर ही देना है, लेकिन अभी वो नहीं हुए, सऊदी में चले गए। तो उसको किस प्रकार से जो है वो कि एक प्रकार से बचाया गया। तो इसमें भी ये सारी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो यूज होते हैं सारी चीजों में। भारत में थोड़ा सा अलग है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा थोड़ा था अलग है। वेलफेयर, जी थोड़ा जी अलग है। अलग है। अच्छा, वेलफेयरिज्म में क्या हुआ कि इसने लोगों को बिजली पानी की जो बात की उससे वोट खरीदिया। पहला इलेक्शन जीता इसने 2015 में, तो उस वक्त क्लीन मेजोरिटी थी, दिल्ली की 70 सीटें हैं, 2-3 सीटें छोड़ के सारी ले गया। उसके बाद में वापस से उसी वेलफेयरिज्म के ऊपर इसने जब ये जीता, 2020 का इलेक्शन फिर वापस इसने जीता, तो उसमें खाली 8 सीट जो है वो बीजेपी को या बाकी लोगों को मिली, ये 62 सीट लेके, मतलब क्लीन मेजोरिटी। तो वेलफेयरिज्म काम कर गया। अब हुआ क्या कि इसको एक्सपोज कैसे हुआ ये, जिसके कारण से अब जो इलेक्शन हुआ तो 70 में से इसको सिर्फ 22 सीटें मिल सकी। कि सबसे पहले तो इसने जो ख्वाब देखे थे ना कि मैं दिल्ली को एक जो है टेम्पलेट बना करके हिंदुस्तान में मैं अपने आप को जो है एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के तौर पे मैं अपने आप को लोगों के सामने रखूं। पहले तो इसने जब 2014 में इलेक्शन हुआ, अपना नरेंद्र मोदी साहब के सामने ये बनारस में इलेक्शन लड़ा, ताकि इसने ये साबित करना था कि मेरा जो स्टेटस है वो मोदी से कम नहीं है। तो पहले तो बुरी बुरी तरह हारा वो। फिर इसने टारगेट करने शुरू किए स्मॉल स्टेट्स। तो गोवा भी एक छोटी स्टेट है, बड़ी छोटी स्टेट है, जिसमें रेवेन्यू बहुत है, माइंस बहुत है वहां पे गोवा में। तो ये रेवेन्यू सरप्लस रेवेन्यू जहां कंफर्टेबल हो उन्हीं स्टेटों पे हाथ डालता था। दिल्ली पे डाला, अभी आ गया गोवा में। तो गोवा में इलेक्शन जीतने के लिए इसने क्या किया, इसको फंडिंग की जरूरत थी। तो दिल्ली में शराब की जो टोटल रेवेन्यू थी ना एक्साइज की, वो 3-4 हजार करोड़ थी। इसने पूरी की पूरी रेवेन्यू जो है वो पास ऑन कर दी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, भी मैं आपको इतना डिस्काउंट के ऊपर आप जो है ये माल बेचिए, एक के ऊपर एक बोतल फ्री, इस प्रकार की स्कीमें उन्होंने लोगों ने रख दी। अब वो जो पैसा इनको उनसे मिला, वो पैसे के इसके ऊपर केस चला, और अभी तक तो उसके केस के वर्डिक्ट नहीं आए हैं, लेकिन एजेंसीज जो केस लड़ रही हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, पुलिस है, उनका ये कहना है, उनके पास में रिफ्यूटेबल एविडेंस है कि जो पूरा चैनल बना पैसे का, आया कहां से, कैसे गया, कहां गया, वो उनके पास में मौजूद है। तो एक तो ये चीज जो है, जो आदमी देखिए जिसकी जिसकी कमीज सबसे सफेद होती है उसके ऊपर दाग जल्दी दिखता है।
तो ये तो सफेद कमीज पहनकर आया था ना हिंदुस्तान में, समाज में देखो मैं सोशलिस्ट हूँ। तो उसके बाद में जैसे ही शराब घोटाला हुआ तो ये खुद भी अरेस्ट हुआ, इसका डिप्टी सीएम था जो है सिसोदिया, वो भी अरेस्ट हुआ, इसका एक मिनिस्टर सत्येंद्र जैन था, वो भी अरेस्ट हुआ, एक इसका मिनिस्टर संजय सिंह था, वो भी अरेस्ट हुआ। ये सारे के सारे बंदे अरेस्ट हुए जिनके ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं, सब जुडिस है। अब एक तो ये पब्लिक को पता लग गया कि भी इसकी मंशा क्या है, इसका एजेंडा क्या है। दूसरा जो ये एक्सपोज हुआ वो हुआ इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको जिक्र किया है ना कि भी मैं तो गाड़ियां जो है, मेरे को तो छोटी गाड़ी, मेरे पास मारुति है, मैं 800 मैं उसमें ही ट्रैवल करूंगा, मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा। जब इसका शीश महल, उसकी पूरी वीडियो जो है सोशल मीडिया के मार्फत घर घर तक चली गई ना, फिर लोगों ने कहा कि नहीं ये बंदा मुनाफिक आदमी है, हिपोक्राइट है, ये और कहता फिर कुछ है तो करता जाहिर है, ये जाहिर है कहा कुछ और किया कुछ, तो पकड़े गए ना। जी जी जी। तो ये सारी चीज एक्सपोज हुई और ये इलेक्शन बुरी तरह हार गया है। अब इसकी पंजाब जो नेबरिंग स्टेट है दिल्ली की, उसमें सरकार है इसकी, इसने सेम पैराडाइम जो है ना दिल्ली वाला कोशिश की थी कि पंजाब में भी, लेकिन पंजाब में क्या हो गया है कि देखिए एग्रीकल्चरल जो स्टेट्स होती हैं, ये आप पाकिस्तान पे भी लागू होता है, उनकी जो ग्रोथ रेट बड़ी पुअर होती है, क्योंकि जमीन लिमिटेड, आप कितना आप उसमें जीडीपी में आप ऐड कर लोगे। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर जहां पर है वहीं पर ग्रोथ ज्यादा होनी है। अब जो हमारा साउथ इंडिया है एकदम से ग्रो कर गया, क्योंकि वहां पर सर्विस सेक्टर तो आपको तो पता ही है, $500 बिलियन की तो हमारी शायद आईटी एक्सपोर्ट टच हो जाएगी, वो ज्यादा करके साउथ में हैदराबाद है, बेंगलोर है, नॉर्थ में हरियाणा का गुरुग्राम है, वो सेक्टर है। पंजाब में क्या हुआ है कि गंदी सियासत के कारण से अब वो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी थी, किसी जमाने में अमृतसर जो था एशिया का वूलन का हब हुआ करता था। मतलब अगर आप याद करें तो वो जमाने में, मतलब अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री वहां पर ओसीएम ओरिएंटल क्लॉथ मिल लगाई थी, वो एक हब था वूलन क्लॉथ का। आज वहां पर कोई इंडस्ट्री नाम की बड़ी बची नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आज जलंधर में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हब था, क्योंकि जब मुल्क का पार्टीशन हुआ तो ज्यादा करके सियालकोट में स्पोर्ट्स गुड्स बनती थी। तो सियालकोट से जो शकरगढ़ के ज्यादा लोग थे ना, महाजन, वो आए, वो जलंधर में आए, वहां उन्होंने इंडस्ट्री शुरू की, बड़ी जबरदस्त चली गई। लेकिन पंजाब की एंटी इंडस्ट्रियल आउटलुक के कारण से वो सारी की सारी शिफ्ट हो गई मेरठ, यूपी में। उसकी वजह क्या है कि ये पंजाब के अंदर इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं होने देते? कुछ लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, या ये पंजाब का प्रॉब्लम है, व्हाई नॉट इंडस्ट्री? देखिए ये प्रॉब्लम है पंजाब के सियासतदानों का, अच्छा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो उसकी वजह से, वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से उनको इंडस्ट्री ग्रो करना सूट नहीं करता। अच्छा, अभी सर्विस सेक्टर जो है वहाँ ग्रो कर सकता था, क्योंकि सर्विस सेक्टर तो क्या है कि पूरे का पूरा आप देखिए ना कि ये तो इंटरनेट के ऊपर ही चलता है, तो पंजाब में कोई सेंटर बन जाता था। लेकिन क्या है कि पंजाब में सियासी हालात बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स कुछ ना कुछ वहां करते रहते हैं। आज ये आंदोलन कर दिया, आज रेल रोकना कर दिया। मैं अभी आपको पीछे की एग्जांपल देता हूं। मैं पंजाब में था, तो लोग कहते हैं रोज तो ये ट्रेन के पटरियों पे लेट जाते हैं आकर के है ना। तो आप मुझे बताओ, तिजारत जो है वो तो सड़कों के ऊपर, रेल के ऊपर ही होनी है ना। आई एग्री, तो आई एग्री, ये भी है। जी जी। हाँ, वो एटमॉस्फेयर इन्होंने वैसा नहीं बनाया है पंजाब में। ये केजरीवाल वहां गया 2 चीजों पे राइड करके, एक ये था कि सेम दिल्ली मॉडल में वहां फ्री बिजली फ्री पानी दे दूंगा। अब हुआ ये है कि स्टेट के ऊपर लाखों करोड़ रुपया सेंटर का कर्जा हो गया पंजाब में, तो वो मॉडल इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। दूसरा, इसके ऊपर इल्जाम बड़ा क्लियर है, अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है कि पन्नू जो खालिस्तानी आइडियोलॉग है, अमेरिका में है, वो उसने एक वीडियो दिया, कहता है जी हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स केजरीवाल को दिए थे
कि तुम पंजाब में जब तुम सरकार बनाओगे तो तुम्हारे से हमको ये कंसेशन चाहिए। एक कोई टेररिस्ट बुलर था, उसको आप फ्री करोगे। तो उनकी पूरी की पूरी जो गेम प्लान थी, अभी भी जो दुबई से एक इन्होंने भेजा इंडिया में आइडियालॉग अमृतपाल सिंह, वो पहले तो खुले दंदनाता रहा पंजाब में, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में जब सेंटर ने इसका नाक बंद किया तब जाकर के उसको गिरफ्तार किया गया। नहीं तो अगर वो जिस प्रकार से वो उसके स्पीचेस थी, जो उसकी स्टेटमेंट थी, जिस प्रकार से भड़काऊ वो काम करवा रहा था, तो पंजाब की शांति तो अभी तक भंग हो चुकी होनी थी ठीक है। पंजाब में। ये सारी चीजें जो थी, तो कहने का मतलब यही है जी कि आज ये जो वो लोग कर रहे हैं हमारे एक साथ। सवाल आप दें कि हाँ जी दिल्ली में अब ये तो हार गए हैं, लेकिन जी। हुकूमत अभी भी केजरीवाल की है। नहीं नहीं ना, दिल्ली में हुकूमत अभी बीजेपी की बन गई, अभी उन्होंने सीएम डिक्लेयर नहीं किया जी। हाँ ठीक है, ये तो मैं समझता हाँ हूँ। जी। तो ये जो फ्री बिजली थी और फ्री पानी था, क्या बीजेपी गवर्नमेंट इसको विड्रॉ कर रही है या क्या क्या क्या? ये ये आपने बहुत मजेदार क्वेश्चन किया जी है। ये देखिए, हाँ, ये क्या है कि जिस बात को लेकर के उसको क्रिटिसाइज किया जाता था, है ना, कि भाई ये फ्री भी बांट रहा है, ये वेलफेयरिज्म गलत कर रहा है, अब बीजेपी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उनको कंटिन्यू करना है, क्योंकि बीजेपी अगर ये कंटिन्यू नहीं करती यस राइट। तो तो मसला ये ये जो है है ना। कि एक दफा जो हाँ रिफॉर्म हो जाए उसको विड्रॉ जी करना जी बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट जी। ट्रंप ही है जिसने सारी दुनिया की सियासत को ऊपर नीचे कर दिया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे समझ नहीं आ रहे। उसने सारी जो एक इंटरनल एक्सटर्नल जो सिस्टम था उन दोनों को सैबोटाज कर दिया है। मगर बिल्कुल। पंजाब ये दिल्ली के अंदर बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है, उनको फ्री मैं बिजली और फ्री पानी देना पड़ेगा। मैं आपको एक मेरा शेर पढ़ता हूँ जो सियासत के बारे में लिखा मैंने कहा, मुआफ मुआफ हमें है सब, क्योंकि हम हैं सियासत की पनाहों में। ये तो मुआफ है। हमें है सब, क्योंकि हम हैं सियासत की पनाहों में। फरियाद हम ही से करते हो, हम भी शामिल हैं गुनाहों में। वाह वाह वाह। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अच्छा, क्या बात है, यह है कि बीजेपी ने अगर दिल्ली में ये किया है तो बाकी जो इलाके हैं वो डिमांड नहीं करेंगे जी हमें भी आप दें फ्री पानी और फ्री। कर रहे हैं जी। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, जी अभी महाराष्ट्र में जिस स्टेट में मैं बैठा हूं, तो इन्होंने यहाँ पर एक प्लान दी, लाड़की बहन योजना। लाड़की अच्छा मतलब लाडली लाडली बहन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर की, उसमें 2500 रुपया हर जो है वो लेडी को इन्होंने यहाँ पर वो किया था। और लोग इन पर एतबार करें कि पता नहीं बाद में इलेक्शन जीतने के बाद दें कि ना दें, तो इन्होंने 2 किस्तें इलेक्शन से पहले ही दे दी ये बीजेपी यहाँ ने। पर। बीजेपी ने दी जी, हाँ बीजेपी ने दी ठीक है, ठीक है। है। तो ये मैंने आपको कहा है ना कि फरियाद हम ही से करते हो, हम भी शामिल हैं गुनाहों में। मैं समझ दूसरा गया, समझ गया। दूसरा मैं केजरीवाल के लिए या इस प्रकार के जो मुनाफिक है, मैं क्या कहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी मुझे एक पर्सनल लेवल पर नफरत है वो मुनाफिकों से है, कि जो लोग धर्म की या मजहब की बात करते हैं, आप ना करो, आपको गुनाह करने हैं आप करो, आप फ्री हो। मगर आप कहोगे कि मैं बहुत जैसे मैं बहुत ज्यादा पक्का मुसलमान हूं या मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं, लेकिन काम आप जो आपके मजहब या आपके धर्म ने के उसके विरोध में करते हो, मैं उसके खिलाफ करते हो, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। मैं भी उन्हीं के खिलाफ हूँ जो अपने जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के मुताबिक रहता है उसकी मैं इज्जत करता हूँ, मैं उससे डिसएग्री चाहे करूं। बिल्कुल हाँ सही जी, है। बिल्कुल, हैं, उनके खिलाफ हैं। आप यार आप कहते हो कि जो आपको पसंद है, आपको आजकल लाइफ पसंद है, आप मॉडर्न लाइफ है जैसे भी जीना चाहते जियो, मगर आप जो है मौलवी के लिबास में या साधु के लिबास में आकर के वो काम मत करो जो आपके ये तो मजहब बात ने या सही है। आपके धर्म ने
आपको कहा है वो उसके। अब उसी लिए ना मैं इसका एक और केजरीवाल के ऊपर एक मेरा ये शेर है, निकले थे ये सियासत की सफाई के लिए, निकले थे ये सियासत की सफाई के लिए, जाने जाएंगे उसूलों की बेवफाई के लिए। वाह वाह वाह, कि सो हाँ ट्रेजिक, सो ट्रेजिक, हाँ सो हाँ, ट्रेजिक। तो ये जो काम है ना, ये हम तो ये देखिए, आप जैसे लोग, जैसे मैं तो क्या है आपका मतलब, मुझे ऐसा लगता है कई बार ना कि आपकी जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है ना, मेरे दिल में वो आ जाती हैं। मतलब ऐसे ऐसा ही। आपका मेरा ऐसा आपका मेरा रास्ता है। हम अब दुआ बात यही ये कर। है कि जिस बात पे मैं समझता हूँ कि फॉरेन पावर्स की इंटरफेरेंस को हमने कम से कम करना है, रोक तो शायद हम सकते नहीं, दुनिया जैसे ग्लोबलाइज हो गई है। हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में एक मूवमेंट होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा है मसलन कि लेट्स सर्वाइव रिवाइव स्कार सार्क, इसके ऊपर आई नीड सपोर्ट कि भी इंडिया इंडिया रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान रहे, दोनों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में दूसरा इंटरफेयर ना करे, टेररिज्म प्रमोट ना करे, कोऑपरेशन की तरफ आए। तो ये फॉरेन इंटरफेरेंस जितनी भी हो सके कम से कम होनी चाहिए और इस पे हमें अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन वो तभी हो सकती है कि हम अपने इलाके में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हो। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ इन्वॉल्व हैं तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी तो कभी भी ऐसा रास्ता निकाल सकती है। ये मेरी आर्गुमेंट है। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। पिछला जो एक्सपीरियंस सार्क का रहा है ना, देखिए पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये हर फोरम के ऊपर कश्मीर का मुद्दा उठा लेते हैं, आई नो, हर फोरम, आई नो, वो इंटरनेशनल फोरम हो के आई नो। ओआईसी हो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सार्क ये भी जीरो होना सार्क चाहिए, जीरो। ये सार्क जीरो। भी विकल्प हो गया। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि सार्क रिवाइव होवे ना, तो उसमें इकोनॉमिक जो डिस्कशंस हो, उनके ऊपर कल्चरल डिस्कशंस हो। अभी हाल ही में पाकिस्तान आया तो मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि यार मेरे को तो लगता ही नहीं था कि मैं किसी दूसरे मुल्क में हूँ, अपने लोगों और के बीच में। एक्चुअली आपका वहां पे होना हमें कभी नहीं लगा कि आप बाहर से आए हैं। हाँ ऑनेस्टली हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, सार्क में जो है ना, ये पॉजिटिव चीजें हम डिस्कस करें, कल्चरल एक्सचेंजेस बिल्कुल हो हमारे, बिल्कुल। है ना, मौसीकी के ऊपर बात हो, हमारी हमारी शायरियों के बहुत ऊपर कुछ बात है शेयर हो, करने को, बहुत कुछ है शेयर करने हमारी को। तहजीब के ऊपर बात हो, है ना, बिल्कुल। हमारे जो बुजुर्ग हो गए उनके ऊपर हम बातें करें, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के ऊपर बात हो, इन चीजों पे हो। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो पिछले 70-80 साल में वी हैव मेड आवरसेल्व्स, यू नो, ए काइंड ऑफ होस्टेज टू दिस सो होस्टेज। कॉल्ड, हाँ, होस्टेज टू द सो कॉल्ड प्रॉब्लम। ये हम नहीं बातें करें तो आगे की चीज अच्छी है, बाकी ठीक है। अब जैसे लोग हैं, बात तो अपनी कहते हैं, बाकी सुनने वाले कितने मिलते हैं ये ऊपर वाला जानता है। चलें तो देखते हैं। बहुत अच्छा जी। फिर बहुत अभी जल्दी। मेहरबानी, बहुत। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, फिर दोबारा मिलते हैं, ठीक है। ओके जी, ओके जी। बहुत ओके, मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।